कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर का है। कुछ प्राकृतिक अम्ल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक प्राकृतिक स्रोत और उसमें उपस्थित अम्ल। ठीक है, किस प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद संतरा में कौन सा अम्ल होता है? संतरा में अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में भी कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका हो गया, संतरा हो गया, नींबू, इमली, टमाटर। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध या दही कहेगा तो इसमें कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और लैक्टिक अम्ल के कारण ही खिलाड़ियों के जो पैर होते हैं उसमें क्रैकन होते हैं, यानी मांसपेशियों में क्रैकन किसके कारण होते हैं? मांसपेशियों में क्रैकन होने का कारण क्या है? तो लैक्टिक अम्ल ही है। ठीक है, उसके बाद होता है चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मैथेनोइक अम्ल। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मैथेनोइक अम्ल। एक डक पौधा होता है, डक के पौधा में चाहे नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें भी होता है मैथेनोइक अम्ल। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मैथेनोइक अम्ल होता है। और ये नेटल का डंक जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पहाड़ों पे। ये इस तरह का पौधा मिलता है और ये पौधा ऐसा होता है कि अगर इसकी पत्ती चुभ जाती है, शरीर में सट जाएगी तो लगेगा कि हमें क्या मार दिया? बिच्छू मार दिया है। क्या मार दिया है? बिच्छू। तो उस तरह का लगता है। तो उसमें क्या होता है कि उसी के नीचे एक डक नाम का पौधा होता है। क्या होता है? डक नाम का पौधा होता है। ठीक है, और ये पौधा नेटल के पौधे के आसपास ही झाड़ियों में निकला रहता है और उसके आसपास होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब उस पर रगड़ देते हैं, ठीक है, तो ये अम्ल है। तो मैथेनोइक अम्ल क्या करता है? थोड़ा सा जलन महसूस कराता है। लेकिन ये डक नाम का पौधा जो है इसको क्या करते हैं? उसके जहाँ पे नेटल से डंक लगा है, यानी नेटल के पौधे से जो पत्ती चुभी है, जहाँ पे बिसबिसाहट टाइप का है, वहाँ पे डक नाम के पौधा को क्या कर देते हैं? अगर हम रगड़ देंगे तो वहाँ पे अम्लीय प्रवृत्ति को ख़त्म करके वो क्षारीय बदल देता है, यानी वहाँ पे आपको राहत मिल जाती है। ठीक है, अब ये नेटल का पौधा जो है, ठीक है, अब उसके बाद एक पौधा आता है लीचेन। कौन सा पौधा आता है? लीचेन। इस लीचेन के पौधा से क्या प्राप्त किया जाता है? लिटमस पत्र। क्या प्राप्त किया जाता है? लिटमस पत्र। लीचेन के पौधा, जो लीचेन का पौधा होता है, यह पौधा
थैलोफाइटा समूह का होता है। कौन कौन किस समूह का पौधा है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह का ये पौधा है जिसका नाम है लीचन, और लीचन से क्या प्राप्त किया जाता है? लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी लिटमस पत्र जो होता है, जब ये लिटमस पत्र ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तो इसका कलर क्या होता है? बैगनी कलर का होता है। क्या होता है? बैगनी कलर का, बैगनी। जब लिटमस पत्र पत्र न अम्लीय और न क्षारीय प्रकृति का होगा, तब ये कैसा कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है? बैगनी। ठीक है, और लिटमस पत्र का काम का होता है अम्ल और क्षार की जांच करना। क्या होता है? अम्ल एवं क्षार की जांच करने के लिए किसका प्रयोग होता है? लिटमस पत्र का प्रयोग होता है। लिटमस पत्र, जिसको लिटमस पेपर भी बोलते हैं, लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। अम्ल एवं क्षार की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। अब बताइए, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान, यानी अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक, 7 से अधिक। 3 वर्ष पश्चात ये नोट हो गया है ना, इसको मिटा दें। अब ये पश्चात मतलब पहले होता है, पूर्व मतलब बाद, भी पहले, पश्चात मतलब बाद, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, बताए थे कल कि राग से अगर आंसर ले आना होगा तो क्या लगाए? बोले थे ना, ठीक है। अम्ल का पीएच मान पूछेगा तो कितना होगा? 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछेगा तो 7 से अधिक, 7 से अधिक। और उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से एग्जैक्ट 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। फिर से एक बार देखते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। पीएच जो स्केल होता है, पीएच स्केल का काम क्या है? अम्लीय और क्षारीय विलयन का पहचान करना, यानी उसको बताना कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो इस पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी पीएच स्केल, पीएच का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल आयन, हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल आयन। पीएच स्केल पर अंकित मान कितना होता है? पीएच स्केल पर अंकित मान कितना होता है? पीएच स्केल पर अंकित मान होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। कितना होता है? 0 से 14। 0 जो होता है, 0 की ओर जब हम लोग आते हैं तो ये अधिक अम्लीय, अधिक अम्लीय। जैसे 0 की ओर हम लोग आएंगे तो अधिक अम्लीय, और 14 की ओर जाएंगे तो अधिक क्षारीय, अधिक क्षारीय। और बीच में जो 7 होता है वो क्या होता है? तो 7 उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। यानी जैसे 0 की ओर आएंगे तो क्या होगा? अधिक अम्लीय। 14 की ओर जाएंगे तो अधिक क्षारीय। ठीक है,
इसमें अंकित मान जो होता है कितना होता है, अंकित मान 0 से 14। अब एक क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना पीएच परास के बीच कार्य करता है। यानी मानव शरीर का जो पीएच मान होगा वो कितना होता है, तो वो होता है 7.0 से लेकर 7.8। आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है कि पीएच स्केल पर अंकित मान कितना होता है, तो 0 से 14। कितना होता है, 0 से 14। 0 की ओर आएंगे तो अधिक अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाएगा, 14 की ओर जाएंगे तो अधिक क्षारीय प्रवृत्ति होगा, और 7 क्या होता है, उदासीन होता है। अब मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, यानी पीएच प्रतिरोध कितना होता है, तो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, यानी पीएच प्रतिरोध। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग समझेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। एक इसमें पौधा आया था, पौधा का नाम आया था कौन सी, लीचेन। लीचेन जो पौधा है, इससे क्या प्राप्त किया जाता है, इससे प्राप्त क्या किया जाता है, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र। अब 2-3 और पौधा का नाम लिखिए, ठीक है, जिससे लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। और लिटमस पत्र का काम क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय विलयन का पहचान करना। लिटमस पत्र जो होता है ना, अम्लीय और क्षारीय जब नहीं रहता तो उसका कलर कैसा होता है, यानी उसको किसी भी अम्ल के साथ नहीं अभिक्रिया कराते हैं तब उसका कलर जो होता है बैगनी होता है। किस कलर का होता है, बैगनी होता है। ठीक है, लीचेन जो होता है थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है। अब एक पौधा है आपका शैवाल, यानी इसी में आता है लाइकेन। क्या आता है, लाइकेन। ठीक है, लीचेन से आता है लाइकेन। तो लाइकेन एक पौधा होता है जो सहजीवी पौधा होता है। क्या होता है, सहजीवी पौधा है। लाइकेन कैसा पौधा है, सहजीवी पौधा है। तो लाइकेन को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें कवक, क्या होता है, कवक प्लस शैवाल, कवक और शैवाल पौधा जब आपस में मिलता है तो इसके क्या होता है, इसके से बनता है लाइकेन। क्या होता है, लाइकेन। और लाइकेन जो होता है ये होता है वायु प्रदूषण का सूचक, वायु प्रदूषण का सूचक। यानी ये पौधा जहाँ पे वायु वायु प्रदूषित नहीं होगा वहीं पे उगता है लाइकेन। और लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है, लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लाइकेनोलॉजी। क्या कहलाता है जी, लाइकेनोलॉजी क्या कहलाता है, लाइकेन का अध्ययन, लाइकेनोलॉजी। अब यहाँ पे कवक और शैवाल है। कवक और शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल। यह अपना भोजन जो होता है क्लोरोफिल, शैवाल में पाया जाता है क्लोरोफिल। और इससे क्या करता है, इसके क्लोरोफिल की वजह से ये अपना भोजन बना लेता है। लेकिन कवक के पास ये चीज़ नहीं होता है। तो कवक जो होता है, एक कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन, कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अब एक कवक और शैवाल इसका भोजन बन जाता है तो इसी से इसका भी क्या होता है, इसका भी आवास, भोजन, सब कुछ का प्रबंध हो जाता है, क्योंकि ये शैवाल पर आश्रित रहता है। तो कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है। और लाइकेन पार्क कहाँ है, इसको देखते हैं। लाइकेन पार्क कहाँ है, लाइकेन पार्क कहाँ है, लाइकेन पार्क है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, उत्तराखंड की राजधानी तो देहरादून। कहाँ है, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। और लाइकेन पार्क कहाँ है, उत्तराखंड। और लाइकेन सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है,
तो सबसे ज़्यादा समझिए कि जहाँ वायु प्रदूषण नहीं रहता है, यानी वायुमंडल स्वच्छ है, वायु प्रदूषित नहीं है, वहाँ पे उगेगा कौन? लाइकेन। ठीक है। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? और जब शैवाल के बारे में आया तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। लाइकेन क्या होता है? सहजीवी पौधा होता है। कैसा पौधा होता है? सहजीवी। एक पौधा होता है अमरबेल। क्या होता है? अमरबेल। एक पौधा होता है अमरबेल। अमरबेल कैसा पौधा होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अमरबेल उदाहरण है, क्वेश्चन है, अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल क्या चीज़ का उदाहरण है? ठीक है। तो अमरबेल पौधा में ना जड़ें होती है ना पत्तियां होती है, दोनों में कुछ नहीं होती है। ठीक है। तो अमरबेल, अमरबेल उदाहरण है, उदाहरण। अमरबेल जो पौधा होता है ये परजीवी पौधा होता है। याद रखिएगा कौन सा पौधा होता है? परजीवी पौधा होता है। परजीवी पौधा किसे कहते हैं? जो दूसरे पौधे पर रह के आश्रित रहता है और उसका भोजन उसी से चलता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? परजीवी। क्या कहते हैं जी? परजीवी कहते हैं। एक पौधा होता है पृथ्वी का, नहीं, हाँ, प्रकृति का आतंकवादी पौधा। प्राकृतिक, प्राकृतिक का आतंकवादी, आतंकवादी। ये ऐसा पौधा है ना, प्राकृतिक का आतंकवादी। आतंकवादी लोग समझते हैं ना, कुछ लोग देशद्रोही होते हैं, कुछ आतंकवादी होते हैं, तो उसी तरह ये प्राकृतिक का आतंकवादी पौधा है। इस पौधा का क्या नाम है? ये पौधा ऐसा है कि जमीन का जितना भी जल होता है उसको पूरा खींच करके वाष्पोत्सर्जन कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रकृति का आतंकवादी पौधा। अगर आसपास के मारकर देखिए गिर गया, समझ रहे हैं? तो ये जो पौधा होता है प्रकृति का आतंकवादी पौधा, तो ये ऐसे पौधा होता है कि कहीं लगा दीजिए खेतों में तो वहाँ के आसपास के जितने भी जल है जमीन के अंदर, वो सारा खींच करके वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों से उसका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर देगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रकृति का आतंकवादी पौधा। इसका नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। प्रकृति का आतंकवादी पौधा क्या है? यूकेलिप्टस। अब जब प्रकृति का आतंकवादी पौधा मिल गया तो हम लोग पढ़ेंगे कि किसानों का मित्रवत पौधा कौन है। एक और लिखते हैं, किसानों का मित्रवत, यानी समझिए इसको मित्र कहते हैं। किसानों का मित्रवत पौधा, या इस पौधा का एक और नाम है जल सूचक पौधा। क्या नाम है जी? जल सूचक, जल सूचक पौधा। जल सूचक पौधा इसको कैसे क्यों कहा जाता है? तो जल सूचक पौधा इसलिए कहा जाता है कि जब किसान अपने खेतों में फसल लगा देते हैं और किसान को पता नहीं चलता है कि हमें कब खेतों में पानी डालना है, कब हमारे फसल को पानी की आवश्यकता है, तो वो फसल के साथ एक दो पौधा जो किसानों का मित्रवत पौधा होता है, यानी जल सूचक पौधा होता है, उसका नाम बताने वाले हैं जस्ट अभी। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कहलाता है जल सूचक पौधा। ठीक है, तो उसको किसान अपने खेतों में एका दुक्का कहीं कहीं उसको उस पौधे के साथ भी अपने खेतों में लगा देते हैं। जब बाकी सारा फसल को पानी की आवश्यकता रहती है, पानी रहती है, तो फसल हरा भरा रहता है, तो ये पौधा भी हरा भरा रहता है। लेकिन जैसे खेतों में नमी की कमी आती है, पानी की कमी आती है, ये पौधा मुरझाने लगता है। क्या करने लगता है? मुरझाने लगता है, यानी सूखने लगता है। इसकी पत्तियां जो होती है रंग बिरंगी होती है। ठीक है, एक रंग बिरंगी पत्ती वाली जो पौधा होती है वो जल सूचक पौधा होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी पत्तियां मुरझाने लगती है। अब किसान अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि अरे ये तो फसल मेरा क्या हो गया, एक जो पौधा है ये तो मुरझा गया, ये मुरझा गया, तो इसको जल सूचक के लिए लगाया गया था। तो इसमें क्या होता है कि उससे पता चल जाता है किसानों को कि हमारे खेतों में नमी की मात्रा कम हो गई है, यानी जल की मात्रा कम हो गई है। तो तुरंत उस खेतों में क्या कर देते हैं? पानी डालते हैं। जैसे पानी डालते हैं तो पानी जैसे आता है यानी नमी मिल जाता है। नमी मिलता है तो ये पौधा एकदम खिल उठता है, हरा भरा हो जाता है, एकदम रंग बिरंगे हो जाता है। तो बाकी सारे भी पौधे इस तरह के जो खेतों में लगे होते हैं वो भी पौधे हरे भरे हो जाते हैं।
ठीक है, इसलिए इस पौधा को क्या कहते हैं, जल सूचक पौधा कहते हैं, चाहे किसानों का मित्रवत पौधा कहते हैं। तो इसका नाम है क्रोटॉन। क्या नाम है? क्रोटॉन। क्रोटॉन का पौधा, इसको क्या कहते हैं जी? क्रोटॉन का पौधा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अमरबेल का उदाहरण क्या है? तो परजीवी का है। ठीक है, ये किसी वृक्ष पे ऐसे लत्ती की तरह होती रहती है। ठीक है, और उसी पेड़ पौधा से उसका भोजन चलता है। उसमें अपना कुछ नहीं होता है, ना जड़ होता है, ना पत्ती होती है। ठीक है, और वो दूसरे पौधे से क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? परजीवी पौधा कहलाते हैं। बाकी सारा चीज नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? ठीक है, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। लिख देते हैं, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो क्या होता है? अम्लीय वर्षा। अब जब धरातल पे अम्लीय वर्षा होती है, पृथ्वी पे अम्लीय वर्षा होती है, और ये अम्लीय वर्षा यानी अम्लीय जल जब बहते हुए समुद्र में जाती है, नदियों में जाती है, तो नदियों का जल का पीएच मान को क्या कर देती है? कम कर देती है, घटा देती है। यानी उस पीरियड में उसमें जल जो होता है उदासीन होता है, साथ होता है। लेकिन जब वर्षा जल का पानी नदियों तक बह कर जाती है तो उसका पीएच मान को क्या कर देती है? कम कर देती है। अब जब नदियों में जो जलीय जीव होते हैं उसको रहना, उसमें जीना कठिन हो जाता है, क्योंकि पानी अम्लीय हो गई है, तो उनकी ज़िंदगी को बहुत बड़ी दुविधा आ जाती है। ठीक है, इस वजह से कुछ जलीय जीव मर भी जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो क्या होता है? तो दंत क्षय होता है। क्या होता है? दंत क्षय होता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? दंत क्षय होगा। और दंत क्षय जब होगा तो दांत का इनामेल जो होता है, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर जो अंग होता है वो दांत का इनामेल होता है। सबसे कठोर अंग। ठीक है, क्या होता है? दांत का इनेमल। ठीक है, दांत का इनेमल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दांत का इनेमल को दंत वल्क भी कहते हैं। दंत वल्क क्या कहते हैं? दंत वल्क। इंग्लिश में इसको इनेमल कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं दंत वल्क। तो यहाँ पे लिखा है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो दंत क्षय होता है। यानी हमारी जो दांत होती है, ठीक है, वो क्या होने लगती है? संक्षारित होने लगती है। यानी दांत झड़ने भी लगता है, इसका इनामेल को खराब भी करने लगता है। जबकि दांत का इनामेल होता है तो ना इस पे अम्ल का प्रभाव होता है, न क्षार का प्रभाव होता है, फिर भी उस उपस्थिति में इसको क्या कर देता है? खराब करने लगता है। तो दांत हमारा संक्षारित होने लगता है। बच्चों को जो दांत होते हैं देखिएगा, आधा झड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो वही दंत क्षय यानी इनामेल जो होता है वो कट गया होता है, खत्म हो गया होता है। सबसे कठोर भाग ये दांत का ऊपरी परत होता है। ठीक है, दांत का ऊपरी परत जो दांत बना होता है, ये इनामेल किसका बना होता है? इनेमल किसका बना होता है?
बना होता है। तो दांत का इनेमल जो होता है एक कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है जी? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना। और कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बाबू तीन मार्कर लेके होता है Ca3 इंटू PO4 के होल ट्वाइस। Ca3 इंटू PO4 के होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3 इंटू PO4 के होल ट्वाइस। एक किसका बना होता है? दांत, जो दांत का इनामेल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये जब पीएच मान 5.5 यानी मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो संचारित होने लगेगा और उसमें झड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा, दंत बल्क खराब हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए आपको सलाह दिया जाता है कि एक अच्छा सा मार्केट में छाड़िए। कौन सा? छाड़िए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने के लिए। किसका इस्तेमाल करने के लिए? टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट लगाते हैं तो आपके मुंह में वो होता है क्षारीय और दांत आपका मुंह हो गया है अम्लीय। तो क्षारीय जब आएगा अम्लीय पर अभिक्रिया करेगा तो उसको क्या कर देगा? उदासीन बना देगा। तो उदासीन बनाएगा तब आपका मुंह जो होगा हल्का उदासीन क्रिया में आ जाएगी और आपका दंत क्षय यानी संचारित दांत जो है वो संचारित होने से क्या हो सकता है? बच सकता है। ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छा सा टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको अपनी दांत को बचाने के लिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पीएच। उसी टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, ये तो मन में चल रहा होगा। तो पीएच स्केल का खोज किसने किया था? यहाँ पे लिख लेते हैं पीएच का खोज। पीएच का खोज एक वैज्ञानिक सोरेनसन। कौन? सोरेनसन ने कब किए थे? तो 1909 ईस्वी में। कितना ईस्वी में किए थे? 1909 ईस्वी में। और 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार आंदोलन हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। 1909 में ही आईसीसी का स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? इंडियन क्रिकेट काउंसिल का स्थापना हुआ था। खैर हम उधर नहीं जा रहे हैं, आप लोग को यहाँ से चलते हैं। तो पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन। 1909 में। पीएच का काम क्या है? तो अम्लीय और क्षारीय उदासीन विलयन का पहचान करना। ठीक है। अब क्वेश्चन है जठर रस का पीएच मान। जठर रस का पीएच मान। ठीक है। जठर रस किसको कहते हैं? तो इसी को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं जी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर के अंदर पेट में क्या होता है? स्रावित होता है। और स्रावित होता है जब भोजन पूर्ण रूप से आमाशय तक पहुंचता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका क्या होती है? अपने आप स्रावित होता है और भोजन के साथ गए रोगाणुओं को ये अधिक अम्लीय है। क्या है? अधिक अम्लीय है। तो उसमें कोई भी जीवाणु जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए वहाँ पे उत्पन्न होता है और जीवाणुओं को नाशन का काम करता है, यानी जीवाणुओं को मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तो वहाँ पे भोजन में के साथ अगर कोई जीवाणु चल गया है तो उसको मार देगा HCl। और ये साथ साथ भोजन को पचाने का भी काम करता है। किसका काम करता है? भोजन को पचाने का। ये मांस हड्डियों जैसे कठोर पदार्थ को भी क्या करता है? बहुत आसानी से गला देता है। कुत्ता वगैरह का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1.00। कितना होता है? 1.00। जो भी मांसाहारी जंतु होते हैं उसका 1.00 होता है। ठीक है। इसलिए वो हड्डी भी खा लेंगे, ठीक है, कांट भी खा लेंगे तो उनका शरीर उस तरह का बना हुआ है, उसका उस तरह का पीएच मान उसमें स्रावित है कि वो आसानी से गला देता है। आप गलती से कभी इस तरह का चीज़ों का सेवन नहीं कीजिए। ठीक है। नहीं तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1.2 ही है तो ये ज़्यादातर हड्डियों को गलाने में दिक्कत करेगा। ठीक है। शेर, कुत्ता, बिल्ली ये सब क्या होता है? इसका पीएच जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक पावर होता है तो ये आसानी से उसको गला भी देता है। समझ में आ गया? चलिए
हड्डी का बात है तो हड्डी किसका बना होता है, तो वो भी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत भी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अब उसके बाद नींबू का रस, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, नींबू रस का पीएच मान, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है, तो इसका होता है 2.2 से लेकर 2.5 के बीच में। कितना होता है जी, नींबू रस का पीएच मान 2.2 से लेकर 2.5 के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का है यानी ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, ठीक है। उसके बाद होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14। कितना होता है, 14। तो जब 14 होगा तो ये क्या होगा, अधिक क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। क्या होगा, अधिक क्षारीय। कैसा होगा जी, अधिक क्षारीय प्रकृति का होगा। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। मैंने क्या बताया कि पीएच स्केल पर 0 से 14 तक मान अंकित होता है, जिसमें 7 होता है बॉर्डर। क्या होता है, 7 बॉर्डर होता है। 7 का मतलब है कि उदासीन। क्या होता है, उदासीन। तो जब 7 उदासीन है तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7। तो 7 से जैसे ऊपर जाएंगे 8, 9, 10 ये सब किस में जाएगा, क्षारीय में जाएगा। मैंने क्या बताया कि पीएच स्केल पर 0 से 14 तक मान अंकित होता है। 0 की ओर जाएंगे तो अधिक अम्लीय और 14 की ओर जाएंगे तो अधिक क्षारीय। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 है, तो इसका मतलब है कि अधिक क्या है, क्षारीय है। क्या है, अधिक क्षारीय है, ठीक है। उसी तरह एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये होता है MgOH के होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 10। इसका पीएच मान कितना होता है, 10। तो 10 होता है, तो 10 भी क्या है, क्षारीय है। लेकिन अधिक क्षारीय कौन है, तो 14 है। अधिक क्षारीय कौन है, 14 है, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। 1-2 और पीएच का वैल्यू होता है, ठीक है, अभी बता दे रहे हैं आप लोगों को। एक शुद्ध जल होता है। क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये तो पता है आप लोग का। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, इसका मतलब क्या है, ये उदासीन है। क्या है, उदासीन। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, 7 है, और 7 होने का मतलब है कि क्या है, ये उदासीन है, ठीक है। एक होता है लार का पीएच मान। क्या होता है, लार का पीएच मान। तो लार का पीएच मान होता है 6.5। क्या होता है, 6.5। एक इस तरह का है तो अम्लीय प्रवृत्ति का है। कैसा प्रवृत्ति का है, अम्लीय प्रवृत्ति का। कैसा प्रवृत्ति का है, अम्लीय। तो लार का पीएच मान 6.5, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा तो उदासीन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। कितना होता है जी, 10 होता है। रक्त का पीएच मान हो गया, नींबू का पीएच मान हो गया, ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान हो गया। आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। मैं इस तरह का टोटल कंटेंट आपको इसी चैनल पे यानी सनराइज क्लासेस यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पे मैं इस तरह का बहुत सारा कंटेंट अपलोड किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आप लोग का बहुत सारा प्यार मिलता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा शेयर और कीजिए ताकि ये जो वीडियो है बहुत आप लोगों के पास बहुत जल्दी से आ जाए।